Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और रिवीजन क्लासेस में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है विमेन्स राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स। ऑलराइट, बेसिकली स्पेशलाइजेशन की रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट करी है। लास्ट कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी बता दूं, क्योंकि आई वाज बिजी विद द बुक्स, सो नाउ आई एम टोटली फ्री। बुक्स खत्म हो चुकी हैं और अब हम लोग दिन को मतलब दो टाइम, सुबह शाम रिवीजन क्लासेस जो है वो करेंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, सो दैट कि अब ये जो टाइम बचा है हमारे पास 1 वीक का, ये मैं टोटली आप लोगों के साथ स्पेंड करूं। ऑलराइट, एंड आप सबको एक चीज मैं कहना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर कि आपको मैंने लास्ट लास्ट नाइट आपको एक वीडियो बना के मैंने शेयर करा था कि जैसा आप सोचते हो चीजें वैसी होती हैं। सो अगर आप लोग कूल माइंड होके आराम से जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड मॉक लगा रहे हैं, तो यकीन मानो सिलेक्शन आराम से होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि पेपर का लेवल कैसे होगा, पेपर में क्वेश्चन जो मैं कर रही हूँ क्या वो आएंगे, पेपर टफ होगा इजी होगा, अगर आप ये चीजें आपके माइंड में चल रही है ना, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी होने के कारण आप लोग कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है वो एक्शन के बेसिस पे होता है, ना कि थिंकिंग के बेसिस पे। तो जितने भी लोग हैं जो भी जैसा भी कह रहे हैं, बाढ़ में जाते वो, आपने जो भी 2 3 महीने में लास्ट पढ़ा है बस उसी पे भरोसा करिए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बुक्स जो हैं वो खत्म हो गई हैं अब, ठीक है। बुक्स जो हैं फाइनली खत्म हो गई, सिर्फ 60 बुक्स रहती हैं। वो टोटल मेरे पास पड़ी हैं, जो बाय हैंड लेना चाहता वो ले सकता है हमारे ऑफिस से। बाकी जो बच्चे आउटसाइडर हैं, मैं अब पीडीएफ जो है बुक की प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ 150 में। 150 में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब क्यों कर रहा हूँ वो भी सुन लो। ये 150 में क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस एग्जाम के बाद इस पीडीएफ का, इस बुक का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। फिर जब 2 3 साल के बाद सुपरवाइजर आएंगे तब पता नहीं सिलेबस कैसा होगा। इसीलिए मैं ये कंटेंट बहुत कम अमाउंट में दे रहा हूँ, एटलीस्ट कि आप लोग इसे बाय करो, इसे ओपन करो, देखो किस तरह के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। आप लोगों का वो जो माइंडसेट है टुवर्ड एग्जाम वो थोड़ा चेंज हो सके, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अब मतलब जो वीडियो बाय करना चाहते हैं जस्ट ₹150, आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, जब भी कभी लेक्चर सुनना तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा दो, मजा आएगा। ओके, देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वीमेन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है मैन वीमेन दोनों को, किसमें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर में, ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल है, इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, अपनी कॉपी पेन ओपन करके रख लो, ठीक है। साथ साथ में इसको एज अ मॉक टेस्ट भी लेके चल सकते हो आप। साथ साथ में आप इनके क्वेश्चन जो है वो सॉरी इनके आंसर जो है वो बुक पे लिखोगे, लास्ट में आप कमेंट करोगे, ठीक है। और देखो ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट में से आपको टोटल 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स आने हैं, ठीक है। सिर्फ 2 मार्क्स आने हैं और सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्ट के बेसिस पे या राइट के बेसिस पे। ज्यादा ऊटपटांग आएगा ही नहीं। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो क्लीन रखना हमेशा, ठीक है। चलो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 14। क्या आंसर है, आर्टिकल 14। अच्छा मैं एक चीज मैं बताता हूँ, मॉक टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है। उसको मैक्सिमम लोगों ने उसको रिपोर्ट करा है। आई डोंट नो व्हाई। देखो मैंने क्वेश्चन डाला था कि इन विच आर्टिकल्स, ठीक है, सॉरी, जिसमें मैंने लिखा था राइट राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल नहीं था वो, आर्टिकल्स था, ठीक है। मेंशनड इन, सॉरी, क्वेश्चन कुछ इसी तरह से था कि राइट टू इक्वालिटी मेंशनड इन विच आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स लिखा हुआ था। अगर आप लोग देखोगे, आई थिंक सेकंड वाले मॉक टेस्ट में मैंने डाला था, उसमें क्या था कि आर्टिकल 14, 15, 16, देन उसके बाद लिखा था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और बच्चों ने उसको रिपोर्ट करा, बच्चों का लगा उसका आंसर 14 है। भाई साहब 14 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सारे के सारे आपके राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज मैं आपको बोल दूं कि थोड़ा सा दिमाग खोल के करना, क्योंकि एक वर्ड आर्टिकल और आर्टिकल्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है। वहां पे जो क्वेश्चन था वो लिखा हुआ था कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो किन आर्टिकल्स में मेंशन करा गया है, तो इसका जो आंसर बनना था वो ऑल ऑफ द अबव आना था। लेकिन बच्चों ने उसको रिपोर्ट करा कि ये गलत है,
ठीक है भाई, ऐसा मत करो। अगर आपको कोई किसी में कोई डाउट है तो उसको रिपोर्ट कर दो, हम क्लियर करके आपको बता देंगे, या मुझे पूछ लो आप, अब मैं टोटली फ्री हूं। ओके, लेकिन अपने माइंड में कंफ्यूजन मत रखना। और मैक्सिमम बच्चे लॉजिकली कम, इमोशनली ज्यादा आंसर देते हैं। ठीक है, चीजें सामने दिख रही होती हैं, बट वो थोड़ा ऐसे तोड़ मरोड़ के अपनी साइंस लगा के चीजों को करते हैं थोड़ा सा। तभी मैं बोलता हूँ चीजों को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, समझ आई? ये क्वेश्चंस मैंने 2 तरह के क्वेश्चन आपको समझा दिए, पहला क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, इन विच ईयर was a production of women for domestic violence। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास इन इंडिया। ठीक है, देखो विमेंस के साथ मतलब काफी लंबे टाइम से भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और वहीं घरों पे अब भेदभाव के चक्कर में क्या होता है कि वो भेदभाव जो पहले होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो फाइनली वायलेंस में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एंड वो मतलब विमेंस के साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस जो था वो होता था। अब इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक एक्ट पास करा। ठीक है, क्योंकि एक्ट बनाया जाता है, देन उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट ने साइन करा, लॉ बन जाता है। अगर कोई इंसान वैसा कुछ करता है तो फिर कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है, तो अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था विमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से कौन सा एक्ट मतलब एक्ट जो था वो किस साल में पास किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज 2005 में। ठीक है, तो विमेन्स प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था वो पास हुआ कब? 2005 में। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? एनेक्टेड का मतलब होता है लागू। ठीक है, लागू होना। ठीक है, लागू होना। तो डाउरी प्रोविजन एक्ट जो था वो कौन से साल में लागू हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1961 में। कब हुआ ये? 1961 में। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए which act was introduced to protect women against sexual harassment at the workplace in India? जो women's के साथ जो sexual harassment होता था स्पेशली वर्क प्लेस में, तो इस चीज को रोकने के लिए, women's को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका जो आंसर देखो, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल इसका आपको नॉलेज नहीं है तो आप लोग इसके मतलब क्वेश्चंस के बेसिस पे इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक जो घरों में होता वाला उसको बोला जाता है। क्लियर? अब डाउरी प्रोविजन एक्ट ये भी नहीं इसमें आएगा। उसके बाद इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब मेल फीमेल को इक्वल पे दिया जाए, तो अब ये भी नहीं है। अब इसमें बचता क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ये इंट्रोड्यूस करा गया विमेंस के लिए, जो मतलब विमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, वर्क प्लेस भी है और प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहीं से आप लोगों को अगर इसका आंसर नहीं पता तो आप क्वेश्चन से ही इन वर्ड्स को मैच करके इसका आंसर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, देखो इसमें पूछा है कि पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी भारत की, उनका नाम क्या है? देखो एक तो आपको प्रेसिडेंट का नाम बताना है, दूसरा आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम मतलब कौन थे इंडिया के, ये आप लोग कमेंट में करोगे। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट का आपने लिख दिया होगा। ओके, तो आंसर जो है वो आप सभी को पता है, प्रतिभा पाटिल। लेकिन आप ये सारी चीज़ें खुद लिख रहे हो पहले, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें लिख रहे होंगे खुद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवोकेटिंग वीमेंस राइट्स एंड इक्वल जेंडर इक्वालिटी? मतलब कहने का इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमली काम कर रही है किसके लिए? विमेंस के राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो इसका जो आंसर है ऑब्वियसली दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। क्या आंसर है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ये एक ऐसी प्राइमरी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी का मतलब होता है मेन। ठीक है, मुख्य, प्रथम। ठीक है, फर्स्ट। तो फर्स्ट आप ये मत समझना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे मैं ऑर्गेनाइजेशन को रैंक दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी का मतलब होता है मेन। ठीक है, अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेंस के लिए, विमेंस के राइट्स के लिए, उनके हक के लिए जो है काम कर रही है, जो जिम्मेदारी उठाई है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर विमेंस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट वाज इंक्रीजिंग मैटरनिटी लीव टू 26 वीक? देखो आप सभी को पता है कि लास्ट अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो उस टाइम पे देखो प्रेगनेंसी जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ विमेन। ठीक है, अब जो मतलब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो,
उन कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? काम। अब प्रेग्नेंट बंदा काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या होता था, जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती थी तो उनको कई बार उनको जॉब से परमानेंटली निकाल दिया जाता था, लेकिन उस चीज को खत्म करा सरकार ने, प्रॉपर एक एक्ट पास करा जिसके थ्रू जिसके तहत विमेन्स को बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था वो पास किया, जिसमें विमेन्स को लीव मतलब दी जाने लगी और छुट्टियां दी जाने लगी। भाई आप आराम से घर बैठिए, आप जब तक आपका पूरा प्रॉपर हेल्दी बच्चा मतलब डिलीवर नहीं हो जाता, एंड उसके बाद आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये जो एक्ट था ये कब पास हुआ, ठीक है, और फाइनली ये जो लीव थी, मतलब 26 वीक का जो लीव था, मतलब विमेन्स को दिया जाता है उसके रेस्ट के लिए, फॉर द डिलीवरिंग ऑफ द बेबी। तो ये कौन से साल में ये एक्ट जो था ये बना, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2017 में। कब बना था ये? 2017 में ये इंडियन पार्लियामेंट ने पास करा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। ठीक है, देखो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि सरकार ने बहुत सारे काम जो है वो करे हैं, ठीक है, किस लिए? ताकि एक जो बुनियादी शिक्षा है एक बच्चे को वो मिल सके। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इस चीज को गारंटी दिया जाता है कि जो बच्चे 16 से 14 साल की उम्र के हैं उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो रखा जाए बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये चीज कौन से आर्टिकल में बोला गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल में है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 21A में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A में बोला गया है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो कौन से साल में इनेक्ट हुआ, लागू हुआ, ठीक है। ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो था वो कौन से साल में लागू हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2015, मतलब 2015 में। ओके, चलिए देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ, स्पेसिफिकली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, मेनली, ठीक है, जो चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। तो जैसे वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस सिर्फ विमेंस के लिए, मतलब सिर्फ विमेंस के लिए काम कर रही है, उसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द लीगल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया। लड़कियों के लिए लीगल एज क्या है शादी करने की इंडिया में, ठीक है। ये आंसर आप लोग लिखोगे अपनी नोटबुक पे और लगे हाथ, लड़के मतलब गर्ल्स का यहाँ पूछा हुआ है, आप बॉयज का भी बताओगे, ठीक है। गर्ल्स की लीगल एज क्या है शादी की और बॉयज की लीगल एज क्या है शादी की वो आप लिखोगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच एक्ट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन इंडिया। कौन सा ऐसा एक्ट है जो चाइल्ड लेबर, ये बच्चों से काम करवाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों से, उसको प्रोहिबिट करता है, उसको मना करता है। अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फाइनली मतलब ऐसा एक्ट जो है वो कौन सा है जो जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ऑलराइट, देखो आपको एक चीज बताऊं, राइट से जो आर्टिकल्स वगैरह मतलब जो अमेंडमेंट्स हो गई, या आर्टिकल्स तो खैर नहीं होते, अमेंडमेंट्स मैक्सिमम जितने होती है, एक्ट जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे इनके आंसर जो होते हैं ना वो आपके क्वेश्चन में ही छिपे होते हैं, ठीक है। सामने लिखा हुआ है चाइल्ड लेबर, तो यहीं से पता लग जाता है चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है, इसी के तहत चाइल्ड ये जो लेबर जो प्रोहिबिट है वो इंडिया के अंदर करा गया है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे पोक्सो भी बोला जाता है, ये जो एक्ट था ये कौन से साल में लागू हुआ, ठीक है। विम चाइल्ड चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, ये जो एक्ट था जिसको पोक्सो भी बोला जाता है, ये एक्ट कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2012 में। कब हुआ है? 2012 में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर इट्स वर्क्स ऑन चाइल्ड राइट ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के राइट्स के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज UNICEF, मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है, ओके। तो ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बच्चों की राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
दैट इज द यूनाइटेड नेशंस, एक सेकेंड, द यूनाइटेड, ठीक है, ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन नेशनल चिल्ड्रंस फंड करके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ओके, ग्लोबली लेवल पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्कीम एम टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थी स्टेटस ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया। कौन सी ऐसी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी जिसका मेन मकसद यही था कि बच्चों की न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन का हेल्थ ध्यान रखा जाए और उनकी जो हेल्थ है, उनके हेल्थ स्टेटस जो है उसको इंप्रूव किया जाए। तो ऐसी कौन सी थी? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज मिड डे मील। क्या है? मिड डे मील स्कीम में क्या होता है कि मतलब बच्चों को दिन में जो खाना है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और न्यूट्रिशनल फूड जो वो दिया जाता है, सो दैट उनकी बॉडी जो है, उनका हेल्थ जो है वो स्टेटस अच्छा रहे। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। कहने का मतलब ये, ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसकी वजह से एजुकेशन जो था वो फंडामेंटल राइट बन गया। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक राइट बन गया बच्चों का इंडिया में। मतलब इन शॉर्ट ऐसी कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बच्चों के लिए एजुकेशन जो था, मतलब वो राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल पता है ना आपको, तो मतलब वो कंपल्सरी बन गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बन गया बच्चों के लिए। तो इसका जो आंसर दैट इज 86 अमेंडमेंट, ठीक है। 86 अमेंडमेंट की वजह से ये जो एजुकेशन था वो फंडामेंटल राइट बन गया चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, जिसमें मतलब आप सभी को पता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से 6 से 14 साल के बच्चों को। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम। सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई इसका मेन मकसद यही है कि यूनिवर्सल लेवल पे, ठीक है, मतलब हर जगह पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बच्चा अचीव कर सके। तो वही इसका आंसर है, दैट इज टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है बेसिक एजुकेशन, ठीक है, मतलब 6 साल से लेकर 14 साल की जो एक बेसिक बुनियाद जो होती है बच्चे की, उसमें बच्चों को बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि वो कहीं पे मतलब एटलीस्ट लिखना, पढ़ना, हिसाब करना, ये सब कुछ उसको पता लग सके, ठीक है। और ये किस प्रोग्राम के अंदर इस चीज पे काम किया गया? दैट इज सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच लॉ प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर ऑफेंसिव सच एज ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो हमने ये पहले भी करा है, ऊपर भी करा है क्वेश्चन की सेक्सुअल ऑफेंस से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है किस एक्ट के थ्रू, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था पॉक्सो, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। और इसको ये मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ पॉक्सो। तो बच्चों को जो प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेजना और फिर उनसे मतलब गलत काम करवाना और भीख मंगवाना या अलग कुछ सेक्सुअल वर्क करवाना। तो उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज या उनको एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये किस लॉ के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, इस किस लॉ के अंदर, मतलब किस एक्ट के अंदर बच्चों को इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट किया जाता है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्कीम was launched in India to improve and retention of girls in school। देखो मतलब सरकार ने ऐसी कौन सी स्कीम जो थी वो लॉन्च करी जिसके तहत लड़कियों का जो एनरोलमेंट है स्कूल में वो इंप्रूव हुआ और साथ में रिटेंशन, रिटेंशन होता है मतलब बने रहना। एक होता है कि स्कूल में भेजा, 1-2 साल पढ़े, उसके बाद निकाल दिया घर वालों ने, लेकिन मतलब ऐसी सरकार ने स्कीम लॉन्च करी जिसमें बच्चे ना सिर्फ एनरोल करे बल्कि उनका रिटेंशन भी अच्छा रहा, वो काफी लंबे देर तक भी उनका पढ़ना जो था वो स्टार्ट हुआ, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो कौन सी ऐसी स्कीम थी जो सरकार ने लॉन्च करी? दैट वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की वजह से बच्चियां जो थी, गर्ल्स जो थी, वो उनका स्कूल जाना स्टार्ट हुआ, उनका एनरोलमेंट बढ़ा और फिर वो मतलब उन्होंने अपनी जो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करा। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2023। मतलब 2013 की जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो है वो बनाई गई, इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस यही है कि बच्चों की कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये इस पर्टिकुलर पॉलिसी का मेन मकसद है, ठीक है। सो गाइज ये थे आप लोगों के, देखो मैं आपको पहली चीज बता दूं, मैंने जितने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करे, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चे लेवल की बात करते हैं कि सर लेवल 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 लेवल, ये लेवल मुझे समझ नहीं आती, इनके माइंड में किसने घुसेड़ दी है। भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों के 5-6 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है।
अब 5 या 6 सब्जेक्ट में दो, एक या दो सब्जेक्ट ऐसा होगा जो हाई लेवल आएगा, सिंपल। ठीक है, वो आपने चाहे जितना मर्जी पढ़ा हो भाई, जब वो हाई लेवल आएगा ना तो धज्जियां उड़ा देगा सबकी। ठीक है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन होता है बच्चों का, क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सभी चीजों को एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होता है, और सभी पूरे सिलेबस को एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिवाइज किया होता है। सो यही फैक्ट है, जो बच्चा पूरे सिलेबस को अच्छे से मतलब ये नहीं कि हाई लेवल यूपीएससी लेवल का, नो, पूरे सिलेबस को जिस बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है, एवरेज लेवल का, मॉडरेट लेवल का पढ़ा है, हाई लेवल नहीं करा हुआ, क्योंकि हाई लेवल पढ़ोगे रिवाइज नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर किसी बच्चे ने बेसिक मॉडरेट लेवल का पढ़ा है और उसके ऊपर 2 3 4 बार रिविजन्स लगाई हैं, उसको कोई फेल ही नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अब हम यहीं पे हैं। ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से करेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर है? ठीक है, बाय बाय।